अत्यधिक ग्रामीण राष्ट्रीयता तथा ग्रामीण भावना जिसका इन समुदायों ने पोषण किया है, वह पूर्णतः भारत की प्रादेशिक एकता या हमारे प्रत्येक प्राकृतिक क्षेत्रीय खंडों की जातीय एकता पर आधारित शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रता के विकास में घातक सिद्ध हुई है। श्री पेस्टन शाह एन वकील। क्या श्री आर जी प्रधान इतिहासकार हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ इतिहासकारों की आवश्यकता है। हमें इतिहासकारों से सावधान रहना चाहिए। आजकल जब आप राष्ट्रीय चेतना, समान राष्ट्रीयता और भारतीय नागरिकता की समान चेतना स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरे विचार में हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो इस प्रयास को निष्प्रभावित और कमजोर कर दे। मैं मामले के इस पहलू को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मेरी अगली आपत्ति पंचायतों के गठन से संबंधित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि विधेयक में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन महिलाओं व पुरुषों दोनों के वयस्क मतों के आधार पर किया जाएगा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं तुरंत यह कहना चाहता हूं कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं महोदय के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलित वर्गों के बारे में बात करते हुए मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक महसूस नहीं हो रही है कि वयस्क मतदान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। महोदय यह भूल गए हैं कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में अल्पसंख्यक है, एक दयनीय अल्पसंख्यक, और हम मान लेते हैं कि वे वयस्क मताधिकार अपनाएंगे। इसके साथ मुझे विश्वास है कि वह यह भी मानेंगे कि वयस्क मतदान अल्पसंख्यकों को बहुमत में परिवर्तित नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये ग्राम पंचायतें बनती हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए उनमें विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अन्य निसंदेह अपने लिए स्वयं बोलेंगे। महोदय, मैं जानता हूं कि इस सदन में ऐसा एक वर्ग मौजूद है जो तुरंत यह कहेगा कि यह सांप्रदायिकता है। मैं भी मानता हूं कि यह सांप्रदायिकता है, परंतु मुझे विश्वास हो गया कि सांप्रदायिकता ही मेरी नीति होनी चाहिए। मुझे इस बात के लिए कोई शर्म महसूस नहीं होती। श्री जेबी पेटिट, क्या यह राष्ट्रीयता के लिए अनुकूल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अवश्य ही, क्यों नहीं। श्री जेबी पेटिट, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा विचार है कि सांप्रदायिकता के बिना भारत किसी तरह राजनीतिक प्रगति नहीं कर सकता। सांप्रदायिकता के बिना भारत के लिए कोई स्वशासन नहीं हो सकता। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मैं बिना किसी चुनौती के भय से दृढ़ रहूंगा। इसलिए दलित वर्गों का पक्ष लेते हुए मैं तब तक भारत के लिए स्वशासन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मुझे इस बात की संतुष्टि ना हो जाए कि प्रत्येक स्वशासित संस्था में ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत दलित वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे खेद है कि मेरे लिए विधेयक के पहले भाग पर अपनी सहमति देना संभव नहीं होगा। महोदय,
इस विषय में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए 1925 में जो समिति गठित की गई थी उसके 2 सदस्यों ने दलित वर्गों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधियों की मांग का समर्थन किया था। मैं श्री R.G. प्रधान के कथन की ओर ध्यान दिलाता हूं। उन्होंने कहा था, मेरे विचार से ग्राम पंचायतों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नामांकन द्वारा करनी चाहिए। नामांकन या तो कलेक्टर या जिले के स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा होना चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि यह काम अध्यक्ष करे। दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के हितों की दृष्टि से यह बहुत ही वांछनीय है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनका सामान्य स्तर उठाने के लिए तथा अन्य वर्गों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह एक अलग समुदाय है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दलित वर्ग का कम से कम एक सदस्य तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए जहां भी इन वर्गों का कोई भी सदस्य चुनाव के द्वारा न चुना गया हो वहां नामांकन का ही सहारा लेना चाहिए। महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री P.R. चिकोदी के कथन को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने भी एक पृथक विवरण में लिखा है जो इस प्रकार है, मुझे लगता है कि उन गांवों में जहां दलित वर्ग के कम से कम 50 वयस्क व्यक्ति हो वहां पंचायतों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए कोई तरीका अपनाना होगा, चाहे नामांकन द्वारा या आरक्षित सीटों की व्यवस्था द्वारा। अभी इनके किसी भी प्रतिनिधि का आम निर्वाचन के द्वारा चुना जाना संभव नहीं लगता। ऐसे प्रयास के विफल होने की सूचना मुझे विलंब से मिली है। इस संदर्भ में मैं माननीय सदन के हिंदू सदस्यों का ध्यान हाल ही में घटी घटनाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मैं हिंदुओं व दलित वर्गों के मध्य हुए पूना समझौते की बात कर रहा हूं, जिस पर पिछले महीने की 24 तारीख को हस्ताक्षर किए गए। मुझे विश्वास है कि अनेक सदस्यों ने समझौते की शर्तें अवश्य पढ़ी होंगी, लेकिन मैं इसके एक खंड की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस खंड में यह स्वीकार किया गया है कि समस्त स्थानीय निकायों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकृत किया जाएगा और समझौते के उस हिस्से को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। महोदय, मैं हिंदू सदस्यों का ध्यान समझौते के उस हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि पिछले महीने की 24 तारीख से पहले जो कुछ भी विचार रहे हो, लेकिन वे अब समझौते की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। महोदय, अब मैं विधेयक के दूसरे भाग पर आता हूं। मुझे शुरू में ही यह बता देना चाहिए कि जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा था, मैं कहना चाहता था कि यह विधेयक अंशतः अच्छा है, अंशतः खराब है, लेकिन पूरा विधेयक और विधेयक में निहित समस्त प्रावधानों को पढ़ने के बाद मैं अपना विचार बदलने को बाध्य हूं। अब मुझे लगता है कि यह पूरे का पूरा ही खराब है। इसका केवल कुछ ही भाग खराब नहीं है, बल्कि इसके अन्य भाग भी बहुत ही खराब हैं। महोदय, मैं ग्राम पंचायतों के विधेयक के न्यायिक प्रावधान के संदर्भ में कह रहा हूं। मैं नहीं जानता कि स्थानीय स्वशासन मंत्री महोदय के अनुसार न्यायपालिका के लिए अपेक्षित गुण क्या होनी चाहिए, जिस पर दीवानी
व फौजदारी मामले सुलझाने के लिए विश्वास किया जा सके। सदन में शुरू में ही उन्होंने जो परिचयात्मक टिप्पणी की थी, उस दौरान मैं इस बारे में उनके विचार जानने का इच्छुक था, पर वह इस मुद्दे पर चुप ही रहे। मेरे विचार से इस बात से सब सहमत होंगे कि दीवानगी व फौजदारी मामलों का निर्वाह करने के कार्य को सौंपने से पहले न्यायपालिका में 3 गुण होने आवश्यक हैं। वह कानून में प्रशिक्षित होनी चाहिए, अपने दृष्टिकोण में निष्पक्ष होनी चाहिए और मैं निवेदन करता हूं वह स्वतंत्र होनी चाहिए। अब हमें इन तीनों गुणों को इस विधेयक के प्रावधानों में लागू करना चाहिए। मंत्री महोदय, इस विधेयक में क्या प्रावधान रखते हैं? वह कहते हैं हम वैध मताधिकार के द्वारा 5 अथवा 7 सदस्यों की पंचायत का चुनाव करेंगे। ये व्यक्ति 3 वर्षों तक कार्यभार संभालेंगे। इन 3 वर्षों के दौरान ये न सिर्फ स्थानीय स्वशासी निकाय के कार्यों का निर्वाह करेंगे, बल्कि इसके साथ वे कुछ फौजदारी व दीवानी मुकदमों की न्यायिक जांच करने का भी काम करेंगे। विधेयक के प्रावधान का यही स्तर है। अब मैं मंत्री महोदय से जो पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, वह है इन 5 व्यक्तियों के पास जिनका चुनाव बहुमताधिकार द्वारा होगा, क्या उनसे वह उम्मीद करते हैं कि उन्होंने न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा? महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायिक निर्णयों के लिए परिपक्व निर्णय की जरूरत है। उन्हें विस्तृत वैधानिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। इस बात को ध्यान में लें, जब ICS के सदस्य हाई कोर्ट या न्यायपालिका में अपने लिए कुछ आरक्षित स्थानों की मांग करते हैं, तब हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हमारी आपत्ति का कारण क्या है? अगर मैंने आपत्ति को सही ढंग से समझा है, तो वह यह है कि जिन व्यक्तियों ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके पास कोई न्यायिक प्रशिक्षण नहीं होता और न्यायिक प्रशिक्षण न होने के कारण हम उनको न्यायिक अधिकार नहीं सौंप सकते। आपत्ति का यही मुख्य कारण है। हम न सिर्फ न्याय चाहते हैं, बल्कि ऐसे न्यायाधीश चाहते हैं जो अपने कर्तव्य निभाने में कुशल हो। अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह सोचते हैं कि ऐसा जन समुदाय जो निरक्षर है, अज्ञानता और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है, क्या वह ऐसे 5 अच्छे व्यक्तियों को चुन सकता है जिन पर न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वाह करने का कार्य सौंपा जा सके? श्री SM कारभारी, क्या हम इतने बुरे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं नहीं जानता, इस मामले में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह मेरा दावा है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि इन व्यक्तियों के लिए अपेक्षित वैधानिक प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, तब भी हमें इतनी अपेक्षा तो करनी चाहिए कि उनको अपने उचित अनुचित कर्तव्य, निष्पक्षता तथा नैतिकता का ख्याल हो। ऐसा जन समुदाय जो जातिवाद से जकड़ा हुआ है, प्राचीन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, जो समानता के भाव का उपहास उड़ाता हो और जो सामाजिक भेदभाव की धारणा से प्रभावित हो, तथा जो यह सोचता हो कि एक व्यक्ति ऊंचा दूसरा नीचा है,
क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास मात्र न्याय करने के लिए ही सहज भावना होगी? महोदय, मैं इस प्रस्ताव को नकारता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे लिए इन पंचों के हाथ में अपना जीवन, अपनी स्वतंत्रता और अपनी संपत्ति को सौंपने की उम्मीद करना उचित नहीं है। अगला प्रस्ताव जो मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं वह है, क्या इन पंचायतों से यह अपेक्षा करना संभव है कि ये न्यायाधीश का दायित्व निष्पक्षता से निभा सकेंगी? हम तथ्यों का सही विश्लेषण करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कुछ ही ऐसे गांव हैं जहां लोगों में आपसी रंजिश ना हो। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच झगड़े, दीवान बहादुर D.R. पाटिल, ये हमेशा चलते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर वे ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत बुरा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच गुट है। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि माननीय सदस्य श्री राव बहादुर काले मेरे सुझाव पर हंस रहे थे, मैं इस मामले में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जो कि उनके ही जिले सतारा से संबंधित है। मुझे याद है कि एक बार सतारा जिले के किसी गांव में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की थी। उन्हें दाढ़ी बनवाने के लिए नाई नहीं मिला, उन्हें गांव के बनिए ने सामान नहीं बेचा, उन्हें अपने कार्यों के लिए कामगार नहीं मिले। ब्राह्मणों को या तो दाढ़ी बनानी पड़ती थी या दाढ़ी बनवाने के लिए 7 मील दूर सतारा तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। इस तरह दलित वर्गों और गैर ब्राह्मणों के बीच झगड़े हैं। एक माननीय सदस्य वे खत्म हो गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुर्भाग्यवश खत्म होने के बजाय झगड़े आम हो गए हैं। न सिर्फ हिंदुओं के बीच आपसी झगड़े हैं बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भी झगड़े हैं और ये झगड़े कोई साधारण नहीं है, गंभीर है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह विचार करें कि क्या ऐसे वातावरण में निर्वाचित पंचायत विभिन्न जातियों और विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष न्याय दे सकेंगी। यह एक प्रस्ताव है और मैं निवेदन करता हूं कि इस पर सदन व मंत्री महोदय को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय महोदय जिस न्यायपालिका को अस्तित्व में लाना चाहते हैं, क्या वे उससे उम्मीद करते हैं कि वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी? महोदय, उनका प्रस्ताव क्या है? उनका प्रस्ताव यह है कि न्यायपालिका का निर्वाचन होगा जैसा कि पंचायत के प्रावधानों का अर्थ है, जो पंचायत न्याय की व्यवस्था करेगी। उस पंचायत का चुनाव गांव की वयस्क जनता द्वारा किया जाएगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह न्यायाधीश जिसे जन साधारण के मतों के आगे झुकना है, क्या वह न्याय करने से पहले 2 बार सोचेगा नहीं कि कहीं न्याय करते हुए वह मतदाता विशेष की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है? मान लीजिए हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे होते हैं और मुसलमान को एक अपराध के लिए जिसकी सुनवाई पंचायत द्वारा होनी है, पंचायत के समक्ष लाया जाता है। पंचायत का एक हिंदू सदस्य यह सोचता है कि न्याय मुसलमान के पक्ष में है। क्या मंत्री महोदय और सदन यह मानता है कि वह व्यक्ति जिसे कुछ महीने या वर्ष
के अंतराल में चुनाव लड़ना है, वह यह सोचेगा कि उसे अपनी सीट बचाने की अपेक्षा मुसलमान के प्रति न्याय करना चाहिए। वह क्या करेगा? दीवान बहादुर D.R. पाटिल दंगों के मामले ग्राम पंचायत के समक्ष नहीं आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इसे एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करता हूँ। यह किसी और अपराध के लिए हो सकता है। महोदय, मैंने ऐसी न्यायपालिका कहीं नहीं देखी जिसका निर्वाचन किया जाता है। केवल अमेरिका में न्यायपालिका का चुनाव होता है और आप जानते हैं इससे समस्त अमेरिकी संघ में न्यायाधीश बदनाम हो गए और साधारण न्याय भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गया है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र ऐसा प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं विधेयक के दूसरे भाग में सम्मिलित सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता हूँ कि दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायिक अधिकार पंचायत को सौंपे जाएं, जो वास्तव में एक निर्वाचित न्यायपालिका है। महोदय, इस प्रेसिडेंसी में चल रही गतिविधियों को देखते हुए और विशेषकर दलित वर्गों की स्थिति देखते हुए मैं यह कहने को बाध्य हूँ कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पंचायत की देख रेख में संचालित न्यायपालिका पर कभी अपनी सहमति नहीं दे सकते। हमारी बहुत विशिष्ट या कह सकते हैं कि बहुत करुणाजनक स्थिति है। हमारा एक छोटा समूह है जो गांव के एक किनारे पर बसता है। हमें कभी भी गांव के समाज का अनिवार्य अंग नहीं समझा जाता। गांव में रहने के बावजूद भी हम बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं, जिसकी प्रगति को बाकी समुदाय ईर्ष्या से देखता है। मेरे माननीय मित्र श्री कामत अपना सिर हिला रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं राज्य समिति की रिपोर्ट उनके समक्ष पढ़ूं, जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था। समिति की रिपोर्ट के पैरा 102 में गांव में दलित वर्गों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। समिति के अनुसार यद्यपि समस्त सार्वजनिक सुविधाओं के अधिकार दिलाने के लिए हमने दलित वर्गों के लिए विभिन्न उपाय प्रस्तुत किए हैं, हमें डर है कि उनका इस्तेमाल करने में लंबे समय तक मुश्किलें आएंगी। पहली मुश्किल है रूढ़िवादी वर्ग का उनके विरुद्ध खुली हिंसा का भय। यह ध्यान में रखा जाए कि प्रत्येक गांव में दलित वर्ग अल्पसंख्यक है, जिसके विपरीत विशाल रूढ़िवादी वर्ग है, जो किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के संभावित हमले से अपने हितों व सम्मान की रक्षा करने को हर समय तैयार रहता है। पुलिस के मुकदमे चलाए जाने के भय के कारण रूढ़िवादी वर्ग द्वारा हिंसा का सहारा लेने पर रोक लगी है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे मामले इक्का दुक्का ही होते हैं। दूसरी मुश्किल दलित वर्ग की वर्तमान आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होती है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में दलित वर्ग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग रूढ़िवादी वर्ग की भूमि पर उनकी इच्छा से पट्टेदार की हैसियत से खेती करते हैं। कुछ रूढ़िवादी वर्ग के खेतों पर मजदूरी करके निर्वाह करते हैं और अन्य रूढ़िवादी वर्ग द्वारा दिए गए खाने या अनाज पर निर्भर हैं, जो उन्हें गांव के नौकर के रूप में काम करने के लिए मिलता है। हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं जब रूढ़िवादी वर्ग ने अपने गांवों में दलित
वर्गों के विरुद्ध अपनी आर्थिक शक्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। जब दलित वर्गों ने अपने अधिकारों का उपयोग करने की कोशिश की तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया, उनके रोजगार खत्म कर दिए गए और गांव के नौकर के रूप में उन्हें पारिश्रमिक देना बंद कर दिया गया। इस बहिष्कार की योजना अक्सर इतने विस्तृत पैमाने पर की जाती है कि दलित वर्गों पर सार्वजनिक सड़कें इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा दी जाती है और गांव के बनियों को कहा जाता है कि उनको दैनिक उपभोग की वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं ना बेचें। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार कभी कभी छोटे छोटे कारण भी दलित वर्गों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसी घटनाएं दलित वर्ग द्वारा सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के अपने अधिकार के प्रयोग करने पर होती हैं, लेकिन ऐसे मामले भी कम नहीं है जब केवल इसलिए सख्त बहिष्कार की घोषणा की गई कि दलित वर्ग के व्यक्ति ने जनेऊ धारण कर लिया, भूमि का एक टुकड़ा खरीद लिया, अच्छे कपड़े या आभूषण पहन लिए या दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर गली में से बारात निकाल ली। महोदय, यही हमारी स्थिति है। हम हर तरफ से घिरे हुए हैं और मैं ऐसे लोगों के हाथों में दीवानी या फौजदारी दोनों न्यायिक अधिकार देने के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता, जो हमारे लक्ष्य व उद्देश्यों को असफल करने के लगातार तथा सुविचारित षड्यंत्र कर रहे हैं।